चलिए भाई, देखिए आप लोगों के कुछ बैचेस जैसे मर्ज होते हैं, तो कुछ लोगों का ये मेले और त्योहार वाला टॉपिक हो चुका है। कितने लोगों का हो गया, जरा हाथ खड़े कीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये मुझे अभी बताया, जस्ट अभी जब मैं क्लास में आ रहा था तब मुझे बताया गया कि इस तरह का। अब देखिए, अब आ रही है आवाज? चलिए, तो कल से हम लोग वो टॉपिक लेंगे जो दोनों में से, बैच में से किसी के भी नहीं हुआ, ठीक है? और जब उनका हो जाएगा तो अपन कंटिन्यू कर लेंगे आगे से। लेकिन क्योंकि ये त्योहार और मेलों का बेस है, तो इसको तो एटलीस्ट हम कंप्लीट कर लें आज में, ठीक है ना? और फिर मैं कुछ टेक्निक्स भी आपको बता दूंगा कि आपको त्योहार कैसे याद करने, ठीक है? और जहां तक मेरा अनुमान है, त्योहार आपने इस तरह से नहीं पढ़े होंगे। जिन्होंने पढ़ लिए उनकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने पढ़ लिए हैं। और मुझे लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ सहायक जरूर हुआ होगा, ऐसा है या नहीं? ठीक है, फिर आज में जो भी हमारे त्योहार कवर कर रहे हैं हम लोग, तो वो आपको थोड़ा सा ये भी आइडिया हो जाएगा कि हमें दूसरे त्योहार, आगे जो त्योहार जो आप पढ़ चुके हैं, उनको हम इस टेक्निक से भी याद कर सकते हैं, ठीक है? तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, जो भी हमने टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है वो इन्वेस्ट ही हुआ है आपका, ठीक है? तो कल से हम लोग, मैं देख लूंगा, अभी मेरे को बताया है कि भाई कौन कौन से टॉपिक है, ताकि सर से और मैं बात कर लूंगा, और कल से हम वो टॉपिक्स ले लेंगे जो आपके दोनों में से किसी के भी नहीं है। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम? चलिए, अब दो त्योहार आपने याद कर लिए, कौन कौन से? होली और दुल्हन। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ये डायग्राम समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम हो? फर्स्ट डायग्राम में कोई प्रॉब्लम हो किसी को? कोई दिक्कत नहीं? तो मेरे एक सवाल का जवाब और दीजिएगा। हिंदी नववर्ष कब मनाया जाता है? डायग्राम दोनों आपके समझ में आ गए हैं, ठीक है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, यानी आप कह रहे हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को यहां मनाएंगे हम लोग, इस जगह हिंदी नववर्ष। तो इन 15 दिन में आपका क्या बिगाड़ा है भाई? जो मतलब चैत्र यहां से शुरू हो रहा है, मनाओगे यहां, तो इन 15 दिन में क्या बिगाड़ा आपका जो कूद के यहां गए आप लोग? पहला दिन कौन सा होता है? हिंदी महीने का पहला दिन ये है। तो मतलब जिस दिन दुल्हंडी है उस दिन कोई त्योहार नहीं आ सकता? दुल्हंडी फैल के बैठी हुई, मैं नहीं आने दूंगी। ऐसा कई बार होता है कि एक दिन में दो त्योहार हैं आपके, एक दिन में दो त्योहार हैं, आ जाते हैं। कारण बताइए, आपने वहां ना मना के यहां क्यों मनाया? जिन्होंने त्योहार पढ़ लिए वो बताओ। ऐसे नहीं पढ़ा तो कैसे पढ़ा फिर?
मैंने कहा था ना रटने का त्योहार वाला जो टॉपिक है रटने का है, लेकिन हम समझ के पढ़ेंगे। चलिए बताइए भाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहां मनाएंगे, क्या सभी लोग सहमत हैं इस बात से? कितने लोग असहमत हैं? एक, केवल एक असहमत है, बाकी सब लोग सहमत हैं इस बात से। चलिए आप आंसर ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं भाई, सीधी सी बात है, चैत्र की शुरुआत यहां से हो रही है, तुम यहीं तो सेलिब्रेट करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर कब मनाते हो? 16 जनवरी को, क्यों नहीं? 16 जनवरी को क्यों नहीं? किसी के पास सिलेबस है? लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट जो हम मतलब जो भी हार्ड कॉपी है किसी के पास? हार्ड कॉपी लोक संगीत हो गया आपका? लोक संगीत जिनका हो गया, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनका हो गया। अरे भाई मैं कह रहा हूं जिनका हो गया है उनकी बात कर रहा हूं। लोक संगीत कितने लोगों का हो गया? हाथ खड़ा कीजिए जरा। ठीक है, इसमें आपने क्या पढ़ा लोक संगीत में? क्या पढ़ा आपने लोक संगीत में? लोकगीत पढ़े और लोक नृत्य आएंगे लोक संगीत में? क्या लोक नृत्य आते हैं लोक संगीत में? तो इसमें अलग से क्यों लिखा है लोक संगीत एवं, देखिए खाद्य लिखा हुआ, ये वाद्य यंत्र है, इसीलिए कहता हूं ठीक है यहां से दे रखा है, ये है, मान में भूलें हो जाती हैं, लेकिन ओरिजिनल चीज इसीलिए ओरिजिनल होती है। भले से आपको इस इंस्टीट्यूट से दिया गया, लेकिन ओरिजिनल चीज ओरिजिनल ही होती है। मिस्टेक हो गई ना, अब आप चक्कर में पड़ जाओ। खाद्य, राजस्थान के प्रमुख खाद्य पदार्थ, दाल बाटी चूरमा, अलग से इसमें लिखा हुआ, देखिए इसमें प्रदर्शन कला दिया हुआ है, शास्त्रीय संगीत एवं शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, लोक संगीत एवं वाद्य यंत्र, यंत्र भूल गए लिखना, लोक नृत्य एवं नाट्य, एक सेगमेंट ये है हमारा। तो आपने कहा कि लोक संगीत में लोक नृत्य आएंगे, ये कैसे पॉसिबल है? चलो मान ली आपकी बात, लोक संगीत में आपने लोकगीत पढ़े, लोक नृत्य भी पढ़ ले, चलो और क्या पढ़ा लोक संगीत में? और क्या पढ़ा भाई लोक संगीत में? जो पढ़ चुके हैं वो बताइए। नाटक, चलो हर चीज घुसेड़ दो इसमें। तो चलिए, इसका मतलब आपको सिलेबस का पोस्टमार्टम करना भी नहीं आता। करते हैं, चलो। किसी ने मेरे से कहा था इसी क्लास में कि सर मुझे लिखवा दीजिएगा सिलेबस, तो लिखवाने का तो कोई औचित्य है नहीं, आप अपने लेवल पर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, लेकिन सिलेबस को पढ़ना कैसे है, सिलेबस में क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है, उसका थोड़ा सा हम लोग क्या करें, एक बार अवलोकन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। अब अगर हम ये देखें ना तो इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब राजस्थान का इतिहास का मतलब क्या हुआ, राजस्थान का इतिहास दे दिया ना, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक सब पढ़ना है, इतना ही लिख देते, ये महाभारत लिखने की जरूरत नहीं थी नीचे, ठीक है। इसके बाद में कला, संस्कृति, साहित्य इन्होंने अलग से लिखा हुआ है, तो कला संस्कृति में नहीं आता है क्या साहित्य? आता है या नहीं आता? तो इसलिए इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं। परंपरा एवं विरासत, ये क्या है?
हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज और विरासत में हमारे किले, दुर्ग, मंदिर, महल, कुरीतियां, ठीक है, वो उसमें आ जाता है। और इसमें सारा कल्चर आ गया, कुछ नहीं छोड़ा। परंपरा एवं विरासत, लोक देवताओं को, लोक देवियों को, लोक संतों को मानने की हमारी परंपरा है, सारे आ गए। यानी कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते, सब पढ़ना, ईच एंड एवरीथिंग। ये ऊपरी लाइन में सारी चीजें दे दी। अब राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल पुरा पाषाण से ताम्र पाषाण एवं कांस्य युग तक पूरा आपका सारा आ चुका है इसमें, ठीक है। ऐतिहासिक राजस्थान, प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म एवं संस्कृति, प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां, गोहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया, कच्छावा, कच्छावा नहीं है, कछवाहा होना चाहिए, कच्छावा नहीं होता, चलिए कोई बात नहीं, मिसप्रिंट है। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक और राज व्यवस्था, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलिए, आधुनिक राजस्थान का उदय 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक, राजनीतिक जागरण, समाचार पत्रों एवं राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका, 20वीं शताब्दी में जनजाति किसान आंदोलन, 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, दैट्स इट, ठीक है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं राजस्थान की वास्तु परंपरा, आर्किटेक्चर, मंदिर, किले, महल और मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, सीधी सी लिख देता बावड़ियां, चित्रकला की विभिन्न शैलियां और हस्तशिल्प। हस्तशिल्प क्या है? हाथों से बना हुआ, रावण का पुतला, तो हस्तकलाएं, हैंडीक्राफ्ट, एक ही बात है, हस्तशिल्प कह लीजिए या हैंडीक्राफ्ट। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों का रखिएगा अपने पास में सिलेबस, ठीक है। हालांकि जब आप डाउनलोड करोगे तो इंग्लिश का ही मिलेगा, हिंदी का तो नहीं मिलेगा। है क्या हिंदी का भी? आर्टिशन डाल दिया कि हिंदी वाला भी? दोनों है, चलो तो बहुत अच्छी बात है। प्रदर्शन कला, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, ये बताओ ये क्या है? शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य, इससे आप क्या समझे? शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य, जैसे भरतनाट्यम हमारा राजस्थान का है, कथक और एक ही है, हमारे राजस्थान से जो उद्भव हुआ है जयपुर घराने का कथक नृत्य, और वहीं से पैदा हुआ लखनऊ घराना। जयपुर घराना पीछे रह गया, लखनऊ घराना इस समय टॉप पर है। कथक वर्तमान में कहा जाता है यूपी का है, जबकि बेसिकली हमारे राजस्थान से, ठीक है। शास्त्रीय संगीत का मतलब है कि वो राग, वो नृत्य जिसमें कुछ जो नियमों से बंधे हुए होते हैं, ठीक है ना। आपके जो लोक नृत्य हैं और लोक शास्त्रीय नृत्य हैं, उसमें डिफरेंस यही है कि कथक आपको सीखना पड़ेगा किसी गुरु के पास जाकर के, क्योंकि क्या नियम होते हैं, किस तरह से आप पैर उठाएंगे, किस तरह से हाथ चलाएंगे, कब आपका हाथ चलेगा, कब आपका पैर चलेगा, ये सारा आपको सीखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? आप सिर्फ देखकर उसको नहीं कर सकते, भले चाहे आपके फादर आपकी मदर कथक के बहुत अच्छे डांसर्स हैं, लेकिन फिर भी आपको उनको गुरु बना के सीखना पड़ेगा। लोक नृत्यों में ऐसे कोई गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे वो कर रहे हैं आपने करना चालू कर दिया, उसमें कोई नियम कायदा कानून लागू नहीं होता, ये डिफरेंस है। और अगर अपन मोटे रूप में कहें, लेमन लैंग्वेज में, तो हम ये कहेंगे कि रात में बाय द वे आपने अपने चैनल आप चेंज कर रहे हैं और अचानक से नेशनल चैनल लग गया, डीडी नेशनल, लगभग 10-11 बजे करीब, तो आपको कुछ राग अलापते हुए नजर आएंगे कुछ लोग बाग, ठीक है, जैसे हो ऐसे करके, है ना, हाँ ऐसे, समझ में आ गई बात? और अरे बंद कर यार इसको, क्या लगा रखा है हा हा हु,
अगर आपसे कोई कहे कि भाई शास्त्रीय संगीत सुन रखा है, कि हाँ साहब सुन रखा है, गा सकते हो कि हाँ हाँ ही तो करना होता है, पर क्या वाकई में ऐसा है? सीखना पड़ेगा। ठीक है। ये जो आपके एक गायक है हमारे फिल्मों में, अरे नहीं, अरे चुप रहो, मेरे को और बुलवाओगे। कुमार सानू एक बार शास्त्रीय संगीत में मतलब कुछ वो गायन कर रहे थे, इतना ज्यादा उन्होंने किया, गले से खून निकल आया था। ऐसा मतलब वो पूरा आपको जो है ना हर मसल्स का यूज करना पड़ता है गले की, तो वो कहलाता है शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, बात समझ में आ गई? वो हम देखेंगे आगे क्या है। लोक संगीत फिर आ गया। लोक संगीत, लोक संगीत में क्या क्या आएगा ये थोड़ा सा बता दीजिए। एक आपने पढ़ा लोकगीत, भाई बातें नहीं प्लीज, पूछा मैंने, मुझे बताइए, अपने पड़ोसी को नहीं। एक आपने पढ़ा लोकगीत, ठीक है, लोक संगीत में तो आएगा या और कहीं आएगा? वो तो एक लोकगीत हो गया, हमारा राज्य गीत हो गया, लोकगीत में ही आ जाएगा। और कुछ क्षेत्र विशेष के प्रसिद्ध गीत, हाँ तो लोकगीत में आ गए ना, हम पूरे राजस्थान के लोकगीत हमने कवर कर लिए, चाहे वो मारवाड़ का हो, चाहे शेखावाटी का हो, चाहे वो आपका कोई से भी क्षेत्र का हो, दक्षिण का हो। और कोई लोक नृत्य को आप लोक संगीत में नहीं रख सकते। लोक नृत्य करते समय लोक संगीत बजता है, चलता है, लेकिन लोक नृत्य जो है बिल्कुल अलग विधा है। ये क्या है? वो तो दिखाई दे रहा है, लोक गायी के लिखा हुआ है क्या ये? गायन शैली, गाने का तरीका, गाने का स्टाइल, अलग अलग शैलियां हैं। ये पढ़ा आपने? नहीं, जिन्होंने पढ़ा है, जिनका लोक संगीत हो चुका है उनकी बात कर रहा हूं। क्या आपने ये पढ़ा? शैलियां तो 4 हैं देखा जाए तो, लंगा, मांगणियार, और क्वेश्चन पूछता है सीधे सीधे शैली ढंग से पढ़ने का तो ऐसा कोई वो नहीं भाई, गा के तो बताना नहीं है आपको, लेकिन ये है क्या, मान किसे कहेंगे, क्या है, और इसके जो है कलाकार जो है। तो आपको लोक संगीत में लोक गायकी भी पढ़ना। मुझे बताइए, अगर लोक गायकी आप लोक संगीत में नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे? लोक नृत्य में रखेंगे क्या? बैठ करके तसल्ली से, अलग स्टाइल, अलग अलग स्टाइल है, मांड अलग है, लंगा अलग है, मांगणियार अलग है, और तालबंदी अलग है। ठीक है, पूछता है कि साहब मांगणियार गायकी कहाँ की प्रसिद्ध गायकी है, तालबंदी निम्न में से कहाँ गाई जाती है? तो ये अलग अलग गायकियां क्वेश्चन बनते हैं। तो ये किसमें रखेंगे आप? लोक संगीत में। इसमें अलग से लिखा हुआ है लोक संगीत एवं वाद्य यंत्र। अब आप मुझे बताइए, वाद्य यंत्रों को आप किस विधा में रखेंगे? मतलब लोक नृत्य में रखोगे? लोक संगीत में ही तो आएगा भाई, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी। लोक नृत्य और लोक संगीत अलग अलग विधाएं हैं। संगीत जो भी आपको सुनाई देगा वो या तो आवाज से, मुंह से वो जो ना गाकर आपको सुनाएंगे, या फिर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आपको सुनाएंगे। बात समझ में आ गई? और कोई तरीका है संगीत का? और कोई तरीका है संगीत का? लोक नृत्य अलग विधा है, उसमें आपके बॉडी के मूवमेंट चलते हैं, संगीत की ताल पर, संगीत की लय पर। अब वो संगीत किसी का भी हो सकता है, आप गाना गा रहे हैं तो कोई डांस कर रहा है, आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं तो वो नाच सकता है, बिना संगीत के नाच सकता है कोई? नाच तो सकते हैं पर
आजकल के स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए, इतना गुरु नहीं जानते जितने चेले जानने लगे। चलिए, तो तीसरा जो हम लोग संगीत में रखेंगे वो रखेंगे लोक वाद्य यंत्र। कहने को लोक संगीत है, लेकिन वास्तव में ये तीन चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर चलो लोक वाद्य यंत्र दे दिया, लोकगीत आपने पढ़ ली लोक संगीत में, लेकिन अगर लोक गायकी से क्वेश्चन आ गया तो आप ये नहीं कहेंगे हमारा आउट ऑफ सिलेबस। बात समझ में आ गई आपके? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। लोक नृत्य लोक नाट्य आ ही गए। भाषा एवं साहित्य, राजस्थानी भाषा की बोलियां अलग अलग, राजस्थानी भाषा का साहित्य एवं लोक साहित्य। अब ये क्या है? राजस्थानी भाषा का साहित्य और लोक साहित्य, इससे क्या समझे आप? भाषाएं, कितनी भाषाएं बोली जाती हैं राजस्थान में? राजस्थान में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 22 भाषाएं हैं, 18 भाषाएं। राजस्थान में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? कोई 18 बता रहा है? सिर्फ एक भाषा, राजस्थानी भाषा। बात समझ में आ गई? लेकिन भाई बात है नहीं, प्लीज आप लोग, मुझे लगना चाहिए ना कि भाई मैं आरएस के स्टूडेंट्स को, एसआई के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, क्या आप लोग जो ना कांस्टेबल वाली हरकतें करते हो? राजस्थानी भाषा का साहित्य एवं लोक साहित्य, क्या अंतर हुआ दोनों में? राजस्थानी भाषा के साहित्य में ही एक पार्ट है लोक साहित्य। बोलियां नहीं, बोलियां तो चलो अलग से हो गई, बोली तो जो बोले जाने वाली, साहित्य लिखा जाता है, ठीक है। यहां पर लोक साहित्य अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी। राजस्थानी भाषा का साहित्य, खत्म बात, इतना ही लिखना था, क्योंकि अलग अलग साहित्य है, जैन साहित्य अलग है, लोक साहित्य अलग है, ठीक है ना, संत साहित्य अलग है, अलग अलग है, हम आगे देखेंगे साहित्य में। तो राजस्थानी भाषा का साहित्य मतलब राजस्थानी भाषा की जो एक इतिहास है, क्या इतिहास है, राजस्थानी भाषा कहां से पैदा हुई, वैदिक संस्कृत जो टिपिकल था वैदिक काल में, वहां से पैदा हुई है, मूल वहां से है, फिर उसका धीरे धीरे विकास होता हुआ आज अपभ्रंश रूप में हमारे सामने, जिसको हम राजस्थानी भाषा कहते हैं, ठीक है। अब राजस्थानी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। शौर सैनी है, गुर्जरी है, और आपका एक और है नागरी है। किससे हुआ है? 3 मत मिलते हैं, किससे हुआ ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक संक्षिप्त इतिहास राजस्थानी भाषा का, कैसे कैसे क्या हुआ है। उसके बाद में आपके रासो साहित्य क्या होते हैं, ठीक है। डिंगल और पिंगल क्या होते हैं, अलग अलग ये आपके रूप हैं विभिन्न साहित्य के, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे इसमें। फिर संत साहित्य क्या है, लोक साहित्य क्या है। लोक साहित्य हमारे जैसे पहेलियां हैं या कहावतें हैं, ये किसने रची? कोई रचयिता मालूम है? कहावतों का, लोकगीतों का, पहेलियों का, जो हमारे चली आ रही है, लोग आम जनमानस ने जो ना, वो सब हम क्या पढ़ते, किसमें पढ़ते हैं? लोक साहित्य में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिएगा, धार्मिक जीवन, धार्मिक समुदाय, राजस्थान में संत एवं संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवी और लोक देवता, ये सारी की चीजें आपको पढ़नी है। यानी संत, लोक देवता और लोक देवियां। राजस्थान में सामाजिक जीवन, मेले एवं त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज एवं परंपराएं, वेशभूषा एवं आभूषण, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, कल मैंने आपसे डिस्कस किया था, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। किसी के पास राजस्थान बोर्ड की बुक है? कोई लेके आए क्या आज? कोई नहीं लाए? हाँ लाइए लाइए। देखिए ये है बुक आपकी कक्षा 10 की, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, ये बुक आपको लेनी है, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कैसे क्या है। ये इसमें एक टॉपिक दिया हुआ, जैसे कल भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व,
11वां अध्याय, ठीक है। अब निहाल चंद हम किस में पढ़ लेंगे? चित्रकला में पढ़ लेंगे, ठीक है। पन्नाध्याय मध्यकाल में आप पढ़ लेते हैं। गौरीबाई लोक संतों में दुर्गादास राठौड़, ये सब है, ठीक है। ये सारे तो चलो ठीक है, लेकिन कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, ये यहां पर लिखा हुआ, ठीक है। अब ये जो है 1948 में छठी राजपूताना राइफल्स के ये थे, तो ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि एकीकरण पे जाके हिस्ट्री हमारा हो जाता है खत्म, ठीक है। इसके बाद में मेजर शैतान सिंह, बाणासुर के शहीद, बाणासुर के शहीद नाम से जाने जाते हैं। ये कोई अच्छा क्वेश्चन बन गया, लेकिन ये आपको हिस्ट्री और कल्चर में कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि 1962 में ये वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। बाकी तो ठीक है। जैसे जगजीत सिंह की मैंने आपसे बात की थी। कर्पूरचंद कुलिश राजस्थान पत्रिका के संस्थापक थे, लेकिन अब थे तो थे, उसमें हम हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे इनको, या कल्चर में कहां पढ़ेंगे, नहीं आता, ठीक है। तो ये आपको यहां मिलेगा, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये तो शायद पूछा ही है मेरे ख्याल में, या तो ये पूछा मेजर शैतान सिंह का या पीरू सिंह का। शैतान सिंह का पूछा शायद, बाणासुर के शहीद के नाम से कौन से जाने जाते हैं। तो इसलिए ये जो है ना थोड़ा सा, और ज्यादा नहीं है, कितने से पेज है। अच्छा, पी के सेठी को जानते हो? हाँ बताओ। ये 2-4 पेज हैं बस, है जी। पी के सेठी कौन है? जयपुर फुट के निर्माता है। जयपुर फुट क्या है? जयपुर फुट हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है। अब ये 1969 में जो है दिव्यांगों के नकली पैर यानी जयपुर फुट का विकास किया था, विकसित किया था, बस इतना सा ही है। लेकिन इसको कल्चर और हिस्ट्री में हम कहीं नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो ये, दूसरा आपका एक टॉपिक और है, थोड़ा बड़ा है ये, राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थल, 10वां जो टॉपिक है। इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं आपके अलग अलग, ठीक है। तो बहुत सारी इसमें चीजें आपको ऐसे मिल जाएंगी जो आप ज्योग्राफी में, कल्चर में, हिस्ट्री में वो सब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। प्रमुख स्थल कौन से होते हैं? राजस्थान के प्रमुख स्थल अगर हम बात करें तो हम क्या क्या पढ़ लेते हैं उसमें? जितने भी दुर्ग हैं, महल हैं, मंदिर हैं, जहां पर हम उन्हें देखने जाते हैं या दर्शन करने जाते हैं, वो सब पर्यटक स्थल हैं। जहां भी आप जा सकते हैं, किसी डैम पर चले गए, वो भी एक पर्यटक स्थल है। बात समझ में आ गई? दुनिया भर के, ये बड़ा ही वेग टॉपिक है ये, इस तरह के व्यक्तित्व और इनकी अगर हम बात करें, कितना भी पढ़ लीजिए, बहुत सारे व्यक्तित्व हैं, बहुत सारे हमारे दुनिया भर के पर्यटक स्थल हैं, वो सब कहीं से भी आपसे पूछ सकता है। तो पूछे जाने, अब इतने सारे हैं, हजारों हैं, हजारों को याद करेंगे क्या हम लोग? लेकिन जो यहां पर इस बुक में दिए उसके पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की बुक में, ठीक है। ऐसे आप सुजस अगर देखेंगे, सुजस संदर्भिका मोटे वाली, तो पीछे की तरफ वहां पे दिया हुआ है जिला दर्शन, उसमें अलग अलग जिले दिए हुए हैं, और उनमें जिलों में क्या क्या चीजें हैं, मतलब प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हुए इस जिले के या उस पर्टिकुलर तहसील के, उस जिले में कौन कौन सी फसलें होती हैं, कौन कौन से प्रमुख पर्यटक स्थल हैं या कोई धार्मिक प्लेसेस है, जो भी, वो सारे के सारा पूरा डिटेल में दे रखा है। और सीधे सीधे उठ करके क्वेश्चन आए और कांस्टेबल में ज्यादा आए। 2007 तक कोई नहीं पढ़ता था इस मोटी सुजस संदर्भ, केवल आरएस के स्टूडेंट पढ़ते थे। लेकिन 2007 में थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, पहले थर्ड ग्रेड कहलाता था, सीधा एग्जाम होता था, और उसमें 70% तक क्वेश्चन आए थे आपके सुजस संदर्भिका एक ही बुक से, और कोई पढ़ता था नहीं, इसलिए लास्ट कट ऑफ गई थी 47 या 48% लास्ट कट ऑफ। तो इसलिए ये बुक पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो कुछ चीजें हैं, हालांकि इसमें सफिशिएंट नहीं कि हाँ सर इसको पढ़ने बस हो जाएगा काम, नहीं हो पाएगा, बुक्स तो आपको अलग अलग पढ़नी पड़ेगी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में आते हैं तो आप ये मत समझिएगा कि आपने जो कुछ लिख लिया बस उसको जो है ना हमें घोल के पी जाना, हम आरएस ऑफिसर या पीएसआई बन जाएंगे। आप यहां पर गाइडलाइन लेने आते हैं, इस बात को जहन में बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। हालांकि मैं क्या दावा करता हूं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे। आप
एग्जाम में मुझे ये नहीं कह सकते कि सर थोड़ा और अच्छा पढ़ा देते, थोड़ा और ज्यादा पढ़ा देते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि आपको क्वेश्चन इतने मिल जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अब मैं आपसे कहूंगा कि जो मेंस के हैं, जो आरएस के हैं, यहाँ पर जो चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको घर जाके 15 और 50 वर्ड में लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं तो नहीं लिखवाने वाला, आपको लिखना तो आपको ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो इन बुक्स को पढ़ने से क्या होता है कि आपको लैंग्वेज और कई बार कोटेशंस भी, कोटेशन डालना, जैसे महात्मा गांधी की कोटेशन हो गई, जवाहरलाल नेहरू की कोटेशन हो गई, उसको डालने से आपका जो आंसर है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो इसलिए ये बुक्स तो आपको पढ़नी पड़ेंगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए जैसे किसी ने मेरे से पूछा था कि सर आपके नोट सफिशिएंट नहीं है क्या? सफिशिएंट है, लेकिन कहां तक? आपके 3 स्टेजेस हैं। मेंस में मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये शुरुआत ऐसे होगी, मेन बॉडी में ही आएगा, कंक्लूड आपको ऐसे ऐसे करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिया और मान लीजिए एग्जाम में वो आ गया और आप उसको रट के एज इट इज जो है ना समझ वहां पे जो है ना पेस्ट करके आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ना लिखा जाता। यहां मैं आपको बताऊंगा कि ये है, उसकी बार बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और जितना आपने प्रैक्टिस किया वो की कोई लैंग्वेज नहीं आएगी, लैंग्वेज कोई दूसरी आएगी, लेकिन भाव सारे उसमें वो आ जाएंगे। और ये किससे पॉसिबल है? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं बार बार इस चीज के लिए कह रहा हूं, जो आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो आज से ही, अब तक नहीं किया तो आज से लिखना शुरू कर दीजिए। सिर्फ 15 दिन करके देखिएगा, और कुछ नहीं मिल रहा तो अपनी दिनचर्या जो ना लिख दिया करो शाम को। बात समझ में आ गई आपके? तो ये तो आपको करना पड़ेगा, बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, आप बच नहीं सकते। हम केवल गाइडलाइन दे सकते हैं आपको, चलना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा, कुछ लोग मोनालिसा वाली हंसी लेकर के बैठे हुए हैं यहां पर। मोनालिसा की हंसी जानते हो क्या होती है? मोनालिसा नाम सुना है? कौन है मोनालिसा? इटली का फेमस क्या है? चित्र है। इस चित्र की कोई खास विशेषता, किसने बनाया है चित्र? लियोनार्डो दा विंची। ओके, और क्या विशेषता है इस मोनालिसा के चित्र की? थोड़ा जोर से बोलो। काफी कलर्स का यूज किया है, इससे ज्यादा कलर हमारे राजस्थानी पेंटिंग्स में आपको नजर आएंगे। कोई नहीं जानता कि मोनालिसा अपनी किस चीज के लिए फेमस है, क्यों ये इतना ज्यादा फेमस है ये जो चित्र? बोलिए बोलिए, क्या करें? रहस्यमयी मुस्कान। मुस्कान तो ठीक है, लेकिन ये रहस्यमयी मुस्कान क्या होती है? हाँ, उनको देखते हैं तो कैसा लगता है? चेहरा बदलता हुआ दिखाई देता है। नहीं नहीं नहीं, बदलती हुई नजर नहीं आती। हाँ जी बोलिए। अपनी तरफ ही देख रही है। मैं अगर आपका फोटो जो ना सामने से लू ना और यहां चिपका दूं, तो वो व्यक्ति कहेगा मेरी तरफ देख रहा है और ये व्यक्ति कहेंगे मेरी तरफ देख रहा है। ये तो सामान्य सी बात है। हाँ जी, कुछ और कर रही है, रो रही है। रहस्यमय मुस्कुराहट, मिस्टीरियस स्माइल के लिए फेमस है, ये इसकी खास विशेषता। लेकिन ये रहस्यमय मुस्कुराहट क्या होती है? रहस्यमय मुस्कुराहट मैं बताता हूं। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको ये सब चीजें समझा रहा था कि भाई आपको रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मैंने कोई हंसी वाली बात कही थी जो आपको हंसी आए? नहीं। लेकिन मैंने कहा ना, कुछ चेहरे जो हैं वो मुस्कुरा रहे थे। ऐसा नहीं कि हमेशा उनमें मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है, लेकिन उस समय उनके दांत भी दिखाई दे रहे थे, यानी वो मुस्कुरा रहे थे। तो ये होती है रहस्यमयी मुस्कुराहट। बाकी सब लोग सीरियस हैं, लेकिन कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, तो मुझे लगा ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसके पीछे जरूर कोई रहस्य होगा, राइट? जरूर कोई ना कोई रहस्य होगा, कोई ना कोई सुखद घटना आज कल परसों में घटी होगी, याद आ रही है, और फिर वो यहां ध्यान नहीं है उनका, ध्यान वहां है, और वो मुस्कुरा रहे हैं। वाह क्या बात है, वाह।
तो ये रहस्य छिपा हुआ उनकी मुस्कुराहट के पीछे। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, फिजिकली प्रेजेंट होना इस क्लास में जरूरी नहीं है, मेंटली प्रेजेंट होना भी जरूरी है। और ये मोनालिसा जो है, अगर ओरिजिनल पेंटिंग को कोई थोड़ी बहुत देर देखे, ऐसा कहते हैं, पता नहीं ओरिजिनल पेंटिंग हमने तो देखी नहीं है, तो थोड़ी देर में उसकी जो मुस्कुराहट है उसको देखते हुए व्यक्ति को कुछ विचलन सा होने लगता है, वो विचलित हो जाता है कि यार क्यों मुस्कुरा रही है, मतलब उसको कुछ अजीब सा फीलिंग होता है कि कुछ रहस्य छिपा हुआ है इस मुस्कुराहट के पीछे। तो वही मोनालिसा के जो रहस्य में मुस्कुराहट है, जब मैं यहाँ देखता हूं, हाँ मजाक वाली कोई बात चल रही है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब कोई सीरियस बात चल रही हो, समझाने वाली बात चल रही हो, इट मीन्स वो व्यक्ति फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन मेंटली आउट है। तो वो मत किया करो, यही रहा करो, ठीक है। चलिएगा, और मेहनत से जी मत चुराओ भाई, शॉर्टकट नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज और बता दो, मैं एक चीज और आपको क्लियर कर देता हूं ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने पूछा था एकेडमिक लेवल पर जब आप तैयारी करते हैं, कितने लोग बाग आप ऐसे हैं जो आपके ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में शुरू से लेके आखिर तक पूरे साल ईमानदारी से वर्ष भर मेहनत की थी? कितने लोग बाग हैं ऐसे? नहीं करते? अच्छा कौन है? अच्छा एक हैं, ओके, हाँ जी। अरे इधर देखो, अब उनसे क्या बात कर रहे हो? आपने पूरे वर्ष भर मेहनत की लगातार, है जी, रेगुलर कॉलेज गए हैं, कॉलेज देखो कॉलेज जाने का उद्देश्य लोगों का, क्योंकि क्या होता है कि जब आप 12वीं क्लास तक होते हो तो आप कूप मंडूक होते हो। कूप मंडूक का मतलब है कि आपको स्कूल जाना है, क्लास में रहना है, आप बंक नहीं मार सकते, ठीक है। और जैसे ही आप कॉलेज में आते हो तो कॉलेज में आते ही क्या हो जाता है? खुला समुद्र, वाह। क्लास में से जब मन में आए निकल जाओ, जब मन में आए आ जाओ, किसी के साथ घूमने चले जाओ, जाओ ना जाओ, मिनिमम जो अटेंडेंस होती है वो पूरी करनी होती है, वो भी जो ना सेट कर देते हैं लोग बात। तो कॉलेज जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप कॉलेज किस उद्देश्य से जा रहे थे ये भी मायने रखता है। घर वालों को पता चला रोज जा रहा है, वाह 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 वाह, और वहां क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। आप ईमानदारी से मेहनत करते रहे पूरे वर्ष भर, ऐसा मेहनत किसमें? पढ़ाई में, और किसी में नहीं, पढ़ाई में। ऐसे कितने लोग भाग हैं यहाँ पर? एक भी नहीं है, जनरली नहीं होते, और कोई करता भी नहीं है। तो अब जब एग्जाम आ जाता है, बातें नहीं भाई, मेरी बात बहुत गौर से समझिएगा, मैं सीरियस बात बता रहा हूं, मजाक वाली बात नहीं है। जब आप पढ़ते नहीं है और जब एग्जाम आ जाता है तो आप पे आ जाता है प्रेशर कि यार पास भी तो होना होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है वो काफी मोटी होती है, उनको पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए आपकी सुविधा के लिए लोगों ने पास बुक्स जो है ना बना दी। बात समझ में आ गई? आज ही राजस्थान पत्रिका के फ्रंट पेज पे है संजीव पासबुक, ठीक है ना, नाम ही है पासबुक, यानी महीना डेढ़ महीना आप पढ़ोगे पास हो जाओगे। अब वो भी थोड़ी थोड़ी मोटी सी होती है, उनको उलटते पुलटते कई दिन तो बड़ा जोश आता है क्योंकि नई नई होती है, अच्छी कलरफुल होती है, लेकिन फिर जोश ठंडा हो जाता है। अब देखा, अरे यार अब तो एक हफ्ता ही रह गया, बोले कोई बात नहीं, हम है ना, हम है ना, बैठे हुए हैं ना, 1 वीक से ये लो पतली पतली और बड़ा कौन, अरे बस इतनी सी पढ़नी है, पास हो जाएंगे। वाह यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब मतलब 1 वीक में उन 1 वीक, नाम ही 1 वीक सीरीज है, 1 वीक पढ़िए पास हो जाओगे, ठीक। और फिर आप उसको भी पढ़ना चालू करते हैं, फिर मजाक मजाक में पढ़ लेते हैं। और कई धुरंधर तो ऐसे होते हैं वो 1 वीक सीरीज ले आते हैं और उनको 1 नाइट सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। गलत कह रहा हूं तो बताइए मुझे, प्रैक्टिकल बात बोलूंगा जो भी बोलूंगा। हमने भी ऐसे ही किया था, हमने भी ऐसे ही किया था भाई, ठीक है। और अगले दिन एक आध क्वेश्चन तो फंस ही जाएगा, पहला जो आ गया वो आ गया, ये तो इसको तो छोड़ूंगा नहीं। और फिर जो ना उसके बाद बड़े जमा जमा के बढ़िया ढंग से, इसका तो इंप्रेशन गजब पड़ना चाहिए, ठीक है। फिर आप उसको जो है लिख देते हैं, बड़ा प्रसन्नता होती है कि वाह यार 4-5 पेज का कितना सुंदर सुंदर राइटिंग में। टाइम देखो 1 घंटा शेष है, 2 घंटे निकल गए उसी में। और अब चलने दो वंदे मातरम, नहीं आई ना बुलेट ट्रेन, ठीक है। फिर चलने दो धनाधन, आपको भी नहीं पता क्या लिख रहे हो उसमें आप, ठीक है। रामायण महाभारत, आज का किससे लड़ाई हुई, किससे झगड़ा, सब डाल दिया उसमें। और आपके अभी हमारे जमाने में तो सप्लीमेंट्री ली जाती थी, आपको तो पूरी पोथा मिलता है ना, एक ही काफी मोटा सारा मिलता है मेरे ख्याल में, हाँ जो भी है। हमारे यहाँ पे सप्लीमेंट्री होती थी कि सप्लीमेंट्री लेनी है, पतली सी मिलती थी पहले। अब मान लीजिए एक ने कहा सप्लीमेंट्री, दूसरा इमरजेंसी लागू, अरे सप्लीमेंट्री ले, मैंने अभी तक नहीं, धनाधन धनाधन लिखा सप्लीमेंट्री। फिर कंपटीशन चलता था कौन कितनी सप्लीमेंट्री लेता है, हाँ यही चलता था, ठीक है ना। और जब तक लास्ट घंटी नहीं बज जाती, जब तक छीन नहीं जाती थी, तब जन लिखते रहते थे धनाधन धनाधन। और लास्ट में यो लाइन खिंची हुई मिलती थी हर कॉपी में। और चेक करने वाला आपसे भी बड़ा धुरंधर,
आपसे का मतलब पर्सनल मत लेना, मतलब स्टूडेंट्स का, आम स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। अगर उसका मूड ठीक है तो आपकी किस्मत अच्छी, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपने अच्छा लिखा। इतने में ही जो ना बीच में आ गई बीवी। अब घर के काम तो करने ही होते हैं, आप कॉपी चेक कर रहे हैं, तो बस उसकी जो है ना पूरी जो है बौछार चालू कि सारा दिन बस ये कॉपी चेक करने का काम रहता है, घर का सामान कौन रहा, मैं ही लेके आऊं, उन बच्चों की फीस भरनी, उन बच्चों को छोड़ के ना पैदा मैंने ही किए थे, क्या मेरा ही योगदान था, फलाना ढमका, लहजी हो गया मामला सारा गड़बड़, मूड हो गया खराब। अब उसके बाद जितनी भी कॉपी आएंगी उनकी किस्मत खराब, उसका मूड खराब तो आपकी किस्मत खराब। जहां मिलने चाहिए थे 10 नंबर ले, तू 5 नंबर ले, गुस्सा कहीं तो निकालेगा ही ना। और आपने देखा होगा, ये फैक्ट बता रहा हूं, आपका रीटोटलिंग होता है या रिवैल्यूएशन होता है? रिवैल्यूएशन होता है ना, अब भी होता है क्या? आपने देखा होगा रिवैल्यूएशन में हमेशा मार्क्स बढ़ते हैं ज्यादातर, कोई एक आधा एक्सेप्शनल केस मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जनरली बढ़ते हैं। उसके पीछे रीजन यही है, आपको लगता है मैं तो बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन उसने गुस्से के कारण आपका जो है आप पे गुस्सा निकाल दिया, ये चलता है। अब मुझे एक बात सिंपल सी बताओ, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, कि क्या कंपटीशन में कोई पासबुक दिखाई दी आज तक आपको? ये पासबुक पढ़ो, महीना भर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई 1 वीक सीरीज दिखाई दी? कभी सोचा इस बारे में आपने बैठ करके कंपटीशन में ये चीजें क्यों नहीं दिखाई देती हैं? क्योंकि यहां पर शॉर्टकट नहीं है, आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा, आपको आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। चाहे नोटिफिकेशन आए नहीं आए, एग्जाम कब है कब नहीं आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपको लगातार मेहनत करनी होगी, वो सफल होगा। और आप लोगों को तो खास तौर से, दोनों सेगमेंट के लोगों, मेरी बात समझ में आ गई? मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था बताने का, इतनी महाभारत, कि कंपटीशन में कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो लास्ट मोमेंट पर कुछ नहीं कर पाएंगे। एग्जाम से जस्ट पहले कई बार जो है मेरे पास फोन आते हैं, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ घालमेल हो गया, गोला सा बन गया दिमाग में। बनेगा ही भाई, इधर से ज्योग्राफी उधर से हिस्ट्री, दिमाग ही तो है बेचारा, तो वो सबको मिला करके गोला बना देता, आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो इसलिए ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, मेहनत से जी मत चुराइए, जो बुक्स का है उनको पढ़िए, और फायदा ना हो तो फिर मुझसे मिलिए, फायदा नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा फायदा नहीं होगा तो? मैं आपकी फीस वापस लौटाऊंगा, जो भी आपने यहां दी, इससे ज्यादा नहीं। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने मुद्दे पर। चलिएगा, बात चल रही थी, और ध्यान रखिएगा मेरी किसी बात को कोई दिल पे नहीं लेगा, बुरा नहीं मानेगा, मेरा किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं, मेरी आदत है, ठीक है ना। आज वो कहां गए, रेड कैप वाले थे ना? अच्छा, आप मतलब कैप पहन के ही आते हैं ना हमेशा? गुड, आज चेंज कर ली, ग्रे कलर की है, मतलब पहचानने मुझे आसानी रहेगी। चलिए वही, तो अब देखिएगा, आंसर आपने बताया ये है, लेकिन ये नहीं बता पाए कि हमने वहां सेलिब्रेट ना करके यहां सेलिब्रेट क्यों किया। अब इसको गौर से समझिएगा, क्योंकि मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछने वाला हूं, ठीक है? प्रश्न इसलिए पूछने वाला हूं ताकि आपकी समझ में आ गया ना आ गया मेरे को पता चले। चलिएगा, देखिए हिसाब से तो होना चाहिए चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, अगर हम वैसे देखें तो, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एग्जाम में आपको आंसर देना है, हिंदी नव वर्ष कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अब बात आती है क्यों, ठीक है? अब बात आती है क्यों, इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर आप कोई शुभ काम करना चाहते हैं, अगर आप कोई शुभ काम करना चाहते हैं और आपके वश में है, आपके हाथ में है, तो उसे काले पक्ष में नहीं मनाना, उसे शुक्ल पक्ष में मनाना। क्यों? क्योंकि काला बुराई का प्रतीक है, विरोध का प्रतीक। हर रंगों का महत्व है। हरा रंग, हरा रंग हरियाली खुशहाली, हरी झंडी लाइन सफा। लाल रंग खतरे का, सफेद रंग शांति का प्रतीक है। काला रंग बुराई का, विरोध का प्रतीक। बात समझ में आ गई? कभी देखा है काले रंग से विरोध करते हुए? साइमन कमीशन नाम सुना है, पढ़ोगे भी आप लोग हिस्ट्री में। क्या दिखाकर विरोध किया गया था उसका? काले झंडे दिखाकर। आपको कभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है तो आप काली पट्टी बांधकर आ सकते हैं, तोड़फोड़ नहीं करनी है। जो व्यक्ति है
जो उसने अव्यवस्था फैला रखी है, जो मालिक है उसको समझ में आ जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो आपको बुला करके बात करेगा, हाँ भाई क्या बात है, कैसे विरोध कर रहे हो। उसको कैसे पता, आपने कुछ बोला नहीं फिर भी विरोध, क्योंकि आपने क्या की हुई है, काली पट्टी। तो काला रंग बुराई का प्रतीक है, विरोध का प्रतीक है। इसलिए आप अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो कृष्ण पक्ष में नहीं, शुक्ल पक्ष में, उज्जवल पक्ष में। शादी ब्याह होते हैं या कोई शुभ काम होता है, कपड़े दिए जाते हैं, देते हैं, काले रंग के कपड़े दिए गए कभी देखे आपने कभी नहीं ना? यही रीजन। इवन नेवी ब्लू भी नहीं दिए जाते क्योंकि वो काले से लगभग मिलता जुलता है। मेरी बात समझ में आ गई? इसलिए हम कृष्ण पक्ष में, आपने कहा साहब ये तो शुभ अवसर है, नया साल मना रहे हैं हम, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस प्रतिपदा को तो कृष्ण पक्ष है, तो हमने कहा ठीक है हम इस प्रतिपदा को नहीं मनाएंगे, हम इस मनाना प्रतिपदा को ही है ना, तो हमने यहां मना लिया, शुक्ल पक्ष वाली प्रतिपदा को मना लिया। बात समझ में आ गई? अब आपने इन 15 दिनों को अवॉइड किया और यहां पर सेलिब्रेट किया। क्या सेलिब्रेट किया आपने? कौन सा नववर्ष? हिंदी नववर्ष। कौन सा हिंदी नववर्ष? विक्रम संवत। क्योंकि हम सेलिब्रेशन यहां ना करके यहां कर रहे हैं, इसलिए चेंज भी हम विक्रम संवत को यहीं करते हैं, यहां पर नहीं करते। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पूरा जो बाहर है वापस आ जाइए मेंटली और समझिए इस चीज को, नहीं समझ में आता है नहीं तो। क्योंकि हम यहां सेलिब्रेट नहीं कर रहे, सेलिब्रेट यहां कर रहे हैं, इसलिए जहां सेलिब्रेशन चल रहा है वहीं पर हम विक्रम संवत को चेंज भी करते हैं। ये बात समझ में आई? हम विक्रम संवत यहां चेंज नहीं करेंगे, हम विक्रम संवत यहां चेंज करेंगे। विक्रम संवत को चेंज करने का तरीका क्या है? 2023 चल रहा है ईस्वी सन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, इसमें आप 57 जोड़ दीजिए, ठीक है? क्या आ जाएगा? तो अभी कौन सा विक्रम संवत चल रहा है? 2080। इसमें किसी कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? ये कौन आ गया? है भाई, ये टेक्निकल मामले बड़े गड़बड़ हैं, हमारी समस्या तो बाहर है सब। अच्छा, ये बड़ा मामला गड़बड़ है। चलो ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपके कि 2080 इस समय चल रहा है। यहां तक किसी कोई दिक्कत है तो बताइए। तो अब मैं पूछ रहा हूं आपसे प्रश्न। अब एक चीज और समझ लीजिए, इसी वजह से चैत्र का जो महीना है आधा, वो चला जाता है फर्स्ट हाफ पिछले साल में, और सेकेंड हाफ आता है नए साल। सिर्फ इसी में प्रॉब्लम है, चैत्र की शुरुआत यहां से हुई लेकिन अभी पुराना साल ही चल रहा है, यहां से 80 शुरू हो गया, ये आधा आ गया 80 में। फिर उसके बाद कौन सा महीना आएगा? वैशाख। वैशाख पूरा जाएगा 80 में, ठीक है? इसके बाद कौन सा महीना आएगा? जेठ। जेठ जाएगा पूरा 80 में, 7 महीने 80 में। फिर आया लास्ट महीना, कौन सा? फाल्गुन, पूरा गया 80 में। यहां तक हो गया खत्म फाल्गुन, 80 चल रहा है। चैत्र शुरू हो गया लेकिन 80 अभी भी चल रहा है। क्यों? वहां चेंज करेंगे ना, इसलिए। बात समझ में आ गई? ये 80 अगले साल यहां तक चला चलेगा, और जैसे ये दिन आएगा हम तुरंत 81 चेंज कर देंगे। तो 80 चला गया आधा और 81 आ गया नए में। कुछ बात समझ में आई या ऊपर से निकल गई भाई? निकल गई ऊपर से? कितने लोगों की निकल गई ऊपर से? अच्छा, कुछ लोगों की निकल गई, ठीक है। अच्छा चलो ऐसे समझाता हूं आपको, रुको एक मिनट। आप नया साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग कब मनाते हैं? 1 जनवरी को।
1 जनवरी की सुबह भी इंतजार नहीं करते, जैसे ही 12 बजे और हुड़दंग चालू हो जाता है ऐसा। अब कोई व्यवस्था कर दी हमने, क्या व्यवस्था कर दी, गौर से समझिएगा बातें नहीं भाई। हमने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी कि साहब अब से हमेशा 16 जनवरी को हम नया साल मनाया करेंगे, 1 जनवरी को नहीं। कोई कारण रहा, बात समझ में आ गई आपके। इस साल 2023 का सेलिब्रेशन आपने कब किया, 1 तारीख को, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये व्यवस्था आई तो अगले साल से यानी 1 जनवरी 2024 जो आना चाहिए था उस दिन हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम सेलिब्रेट कब कर रहे हैं, 16 जनवरी को। ये कह दिया उन्होंने, वहां से घोषणा कर दी, ठीक है, पोप ने घोषणा कर दी, सब मान लीजिए। तो क्या 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाओगे आप, नहीं। 2 तारीख को, तो अभी कौन सा सन चल रहा होगा, 2023 जो अभी चल रहा है, मतलब अगले साल की बात कर रहे हैं हम लोग। यानी 2 जनवरी 2024 जो होना चाहिए था उस समय 2024 नहीं आया। क्या चल रहा है, 2023 ही चलता चलेगा। और ये कब तक चलता चलेगा, 15 तारीख की रात्रि 12 बजे तक। जैसे ही 12 बजे 16 तारीख आई और हमने तुरंत ही सेलिब्रेट करना चालू कर दिया, वही हंगामा चालू कर दिया जो हम 1 जनवरी और 12 दिसंबर की रात को करते हैं। बात समझ में आ गई। तो जनवरी का आधा महीना किसमें चला गया, पिछले साल में, और आधा महीना किसमें आ गया, नए साल में। सिर्फ जनवरी में तो ये प्रॉब्लम है, बाकी तो सब उसमें ही आएंगे, 2024 में चलते चलेंगे। बात समझ में आ गई। सेम चीज यहां भाई, ऐसे कुछ समझ में आया या नहीं आया। रुको रुको रुको, 1 मिनट रुक जाओ बस, जरा थोड़ा सा मैं आ रहा हूं, उसी चीज पे आ रहा हूं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या, जिन लोगों को नहीं समझ में आया था अब समझ में आया। चलो, अगर यहां तक आपकी बात समझ में आ गई है तो अब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। मुझे आप बताइए कि हिंदी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा है, चैत्र प्रतिपदा तो ठीक है, पक्ष कौन सा है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, कृष्ण और शुक्ल। ओके, 2 आंसर आ गए। तीसरा कोई आंसर है किसी का, हो ही नहीं सकता। चलो, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के पक्ष में कितने लोग बाग, हाथ खड़े कीजिएगा। ओके, ठीक है। और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के फेवर में कितने लोग बाग हैं, और जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए वो, उनका क्या हाल है, कुछ लोगों ने हाथ ही नहीं खड़े किए। चलिए, अब मुझे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, बहुत गौर से समझिएगा, ये बेस है, ये क्वेश्चन आया, ये तीनों क्वेश्चन पूछेंगे जो हम याद कर रहे हैं अभी। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वाले आंसर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा क्यों दे रहे हैं, कौन बताएगा, हाथ खड़ा कीजिए। हाँ बोलिए। विक्रम संवत यहां चेंज हुआ, 79 से 80 कर दिया आपने, 80 कर दिया तो 80 तो यहां से शुरू हुआ, इसलिए 80 हुआ, यानी कि पहला दिन यही हुआ। यही कह रहे हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ये सब लोग यही बात, सब यही कह रहे हैं क्या, सहमत है, या और कोई आपका व्याख्या हो तो बताइए। यही है। अब चैत्र कृष्ण प्रतिपदा वाले बताइए कि आपने ये क्यों बताया। मैंने ये नहीं कहा हिंदी वर्ष के प्रथम महीने का प्रथम दिन, मैंने पूछा हिंदी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा है। कैसे, हिंदी वर्ष का प्रथम दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा कैसे हुआ, आप अपना फर्स्ट डायग्राम निकालिए। मैंने हिंदी वर्ष का प्रथम दिन नहीं लिखवाया वहां पे, मैंने लिखवाया हिंदी वर्ष के प्रथम महीने का प्रथम दिन। भाई चैत्र का प्रथम दिन तो यही है ना, लेकिन वर्ष का प्रथम दिन नहीं है ये, वर्ष तो यहां चेंज हुआ है ना। आप थोड़ा सा है भाई, आवाज कम करूं, नहीं, गौर से देखिए, गलत, क्या लिखा है जरा बताइए। हिंदी वर्ष के प्रथम महीने का प्रथम दिन, कितने लोगों ने हिंदी वर्ष का प्रथम दिन लिखा, हाथ खड़े कीजिए जरा। हिंदी वर्ष का प्रथम दिन फर्स्ट डायग्राम में
फर्स्ट डायग्राम में आपने गलत लिख लिया, इसका मतलब आप कल की स्लाइड दिखाई दे सकती है क्या? सेव नहीं, मैंने वही लिखा है, मुझे याद है, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने गलत लिख लिया और मैं दिखा के बता देता आपको। ये रिकॉर्डिंग तो होगी ना ऑनलाइन की। हिंदी वर्ष के प्रथम महीने का प्रथम दिन मैंने ये लिखवाया था, ये लिखवाया था ना। तो हिंदी वर्ष का प्रथम महीना कौन सा है, उसका प्रथम दिन कौन सा है? हिंदी वर्ष के चैत्र का प्रथम दिन तो यही है। मैंने कब कहा चैत्र वहां से शुरू हो रहा है, चैत्र तो यहां से शुरू हो रहा है, लेकिन चेंज हमने कहां किया, यहां किया। तो इस वजह से हिंदी वर्ष का प्रथम दिन ये होगा। या मैं आपसे ये पूछ लूं विक्रम संवत का प्रथम दिन कौन सा है, तो क्या जवाब दोगे आप? अब आपने शुक्ल प्रतिपदा क्यों कहा? क्योंकि विक्रम संवत कहा मैंने और विक्रम संवत यहां चेंज किया। तो हिंदी वर्ष कौन सा है? विक्रम संवत, जिसके अकॉर्डिंग हम 30 त्योहार मनाते हैं। तो आंसर हो गया ना ये। अब यहां किसी को अब कंफ्यूजन है तो बोलिए, हिंदी वर्ष के का प्रथम दिन या विक्रम संवत का प्रथम दिन कौन सा हो जाएगा? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, चलें आगे। ओके, अब मुझे एक बात का और जवाब दीजिएगा, हिंदी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा है? ये किसका था भाई? बोलिए भाई। हिंदी वर्ष का अंतिम दिन चैत्र कृष्ण अमावस्या। सभी का जवाब यही है क्या? इसके अलावा किसी का कोई जवाब हो तो बताइए जल्दी से। कृष्ण जरूर लगाइए। कारण यह है कि एग्जाम में आ जाए तो हमारा गलत ना हो, मतलब ये कृष्ण और अमावस्या फिक्स हो जाए, क्योंकि मैंने बताया था क्वेश्चन कैसे गलत हो जाता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? भाई सीधी सी बात है, अगर प्रथम दिन ये है तो अंतिम दिन यही तो होगा, ये नहीं होगा। अगर ये अंतिम दिन मान लिया, ये प्रथम दिन मान लिया, तो ये कहां गए बेचारे, ये कहां लटक रहे हैं बीच में? बात समझ में आ गई? कहीं से भी आप शुरुआत करेंगे तो अंतिम उससे जस्ट पहले आएगा, यही तो बात है। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए फटाफट से। कोई कंफ्यूजन नहीं, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन, एक जवाब और दे दीजिए आप। अगर किसी को ये पूछना वेस्टेज ऑफ टाइम लग रहा है तो बोलिए फटाफट से, मैं छोड़ देता हूं। चौबीस फरवरी 2024 को कौन सा विक्रम संवत होगा? और विक्रम संवत निकालना मैंने आपको तरीका बता दिया। हाँ जी, आपने कहा 2081 विक्रम संवत। अस्सी, फिर सोच लो। और भाई कोई किसी का जवाब? एक जवाब आया 2080। विक्रम संवत निकालना मैंने बता दिया। मुझे लग रहा था मेरी मैथ्स वीक है, या तो बहुत सारे लोगों की मैथ्स वीक है, इसका मतलब जोड़ गुणा बाकी भाग भी नहीं आते, मेरे को भी नहीं आते। सच में मेरी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है। बताओ भाई, 2081 तो होगा। इसके अलावा किसी के पास कोई जवाब है? इसके अलावा किसी के पास कोई जवाब है? इसके फेवर में कितने लोग बाग हैं? 2080। ओके ठीक है, इसके फेवर में कितने लोग बाग हैं? 2 लोग। आपका क्या जवाब है? 81 होगा। तो आप हाथ नहीं खड़ा किया आपने, इसलिए मैंने पूछा था। आप दोनों में हाथ खड़ा नहीं किया। कोई तीसरा आंसर हो तो बताइए। कौन बता रहा? 82? 2082 भी है क्या किसी का आंसर? चलो
ठीक है, अब 2081 आंसर क्यों है भाई, कौन बताएगा? आपने 2081 क्यों? 57 ऐड कर दो, सीधी सी बात है, इसमें क्या कौन सा रॉकेट साइंस लगाना है? अरे भाई मैंने आपको क्या बता रखा है कि जो भी सन चल रहा है उसमें 57 जोड़ दो तो 2080 आ जाएगा। अब यहां पर क्या मैं पूछ रहा हूं 2024 तो इसमें 57 जोड़ दो, एक और पड़ जाएगा, 81 हो गया। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट आप क्या भाई, बातें नहीं प्लीज रुक जाओ। हाँ आप क्या कर रहे हैं? पक्का ही मार्च में ही होगा? पक्का अप्रैल में ही होगा? आंसर होगा 2080। अब कारण सुनिएगा, इस बार आपने हिंदी नहीं, होली और दुल्हन कौन सी तारीख को मनाया इस बार? आई थिंक 7 और 8 को मनाया था हमने, 7 और 8 पे मनाया था। वो कई जगह 6-7 था, छोड़ो कोई बात नहीं। राजस्थान में मेरे ख्याल 7 और 8 को मनाया था, कोई बात नहीं, 6-7 मान लो, 7-8 कुछ भी मान लो, 7-8 मान लेते हैं चलिए हम। ठीक है, तो देखिए गौर से सुनिएगा, इधर बातें नहीं भाई। 7 मार्च 2023 को आपने क्या मनाया? होली। और 8 मार्च 2023 को आपने क्या मनाया? दुल्हन। ठीक है, उसके बाद 8 हो गई यहां पे, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं, हो सकता कहीं कोई फ्यूज वगैरह हो या डिवाइड हो, वो मैं कह नहीं सकता। 22 मार्च 2023 को आपने क्या सेलिब्रेट किया? हिंदू नव वर्ष। ठीक है, बात समझ में आ गई? पिछले साल कब मनाया था हमने होली दुल्हन? 17-18 को ना, आई थिंक 17-18 को। ठीक है, 17 को हमने क्या मनाया? होली। 18 को दुल्हन। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 और 2, यस 2 तारीख पे मनाया था, सही कह रहे। 2 अप्रैल 2022 को हमने हिंदी नववर्ष सेलिब्रेट किया था। होली दुल्हन हमेशा आप कभी भी देखिए, एक बार 1 और 2 मार्च को आई थी, एक बार 23 और 24 मार्च को आई थी, एक बार 28 और 29 मार्च को आई थी, कहीं ना कहीं मार्च में ही आएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले होली दुल्हन सेलिब्रेट करते हैं, फिर ये 15 दिन को अवॉइड करते हैं, और तब जाकर हम क्या करते हैं, हिंदी नववर्ष चेंज करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और मैंने डेट क्या दी है आपको? 25 फरवरी। पॉसिबल ही नहीं, या तो मार्च में होगा यानी कि आधे मार्च के बाद में, या अप्रैल में जाके होगा। वो डिपेंड करेगा कि हमने होली दुल्हन कब मनाई और 15 दिन कहां जाकर के हो रहे हैं। अगर शुरू में हमने होली दुल्हन मना ली है तो मध्य में जाकर, मध्य मार्च में हम चेंज करेंगे। मध्य में अगर हमने होली दुल्हन मनाई है तो लास्ट में जाकर के, और लास्ट में मनाई तो अप्रैल में कहीं जाकर के चेंज करेंगे। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। बाय द वे क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, तो आप पहले कैलकुलेट करके देखिएगा क्या हमने होली दुल्हन सेलिब्रेट कर ली। अगर सेलिब्रेट कर लिया है तो क्या वो 15 दिन अवॉइड हो गए, चले गए? अगर चले गए तो नया आ जाएगा, नहीं तो पुराना ही चलता रहेगा। अगर ये क्वेश्चन आता है वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है या हिंदी नववर्ष चल रहा है, तो मैक्सिमम का गलत होगा, आपका नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। क्लियर है भाई? कोई कंफ्यूजन, कोई समझ में नहीं आया हो? लास्ट में 2 लोगों ने जो हाथ खड़ा किया था 81 वाले, समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, यहां तक आपको 3 त्योहार याद हो चुके हैं बिना रटे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं 2-3 त्योहारों के बारे में, फिर आप इस तरह से आप याद करते रहिएगा। इस टॉपिक को हम कर देंगे स्किप, और फिर आज मैं भी बात कर लेता हूं, जो भी मुझे कल शुरू करना होगा वो कर देंगे, जो दोनों का नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा कुछ जुगाड़ लगाकर, कुछ टेक्निक लगाकर हम कुछ त्योहार याद करते हैं, तो हम कैसे याद करेंगे उनको, वो आप समझ लीजिएगा। हाँ जी, अब देखो फिर वही प्रॉब्लम आएगी,
कि कुछ लोग जिनके त्योहारों पर वहां तो हो गया, क्यों रिपीट कर रहे हो बिना बात के? वो है ना, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो सारा ही पढ़ाना है, कोई आगे कोई पीछे। लेकिन अगर नहीं, देखिए सभी की सहमति होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको ये लगता है सभी लोग, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई लोग ये कह रहे हैं साहब ये क्या चल रहा है, ऐसे नहीं भाई। अगर सभी लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये त्योहार वाला तो कम से कम कंप्लीट कर दो, तो मैं इसको कंप्लीट कर दूं। और अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं साहब आज की बात बहुत है, हमारा हो गया त्योहार, कल से करना, तो बात अलग। वो छोड़िए, वो तो मुझे टॉपिक वो बता देंगे साहब ये इनका हो गया, ये नहीं हुआ है, तो वो मैं कॉमन जो है ना ले लूंगा। पर क्या आप सभी लोग इस बात से, सभी लोग, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या सभी लोग सहमत हैं कि त्योहार वाला कंप्लीट कराओ, उसके बाद कोई हमारे कॉमन टॉपिक लेना? नहीं, मतलब नया टॉपिक ले लूं ना कल से, जो दोनों का नहीं हुआ? अच्छा रुको रुको, चुप रहो, तुम्हारे तो इसको समझ में नहीं आया। रुकिए रुकिए, कितने लोग बाग ऐसे हैं जो कह रहे हैं साहब आज त्योहार कर लो, कल से कोई नया टॉपिक लेना, हमारा तो हो गया? हाथ खड़े कीजिए, बस बात खत्म हो गई। ठीक है ठीक है, एक नहीं अनेक हैं ऐसे जो ये कह रहे हैं कि साहब त्योहार कंप्लीट ना करा के हमारा तो आज करवा दो, समझ में आ गया बेसिक, और आगे आप नया टॉपिक शुरू कीजिए, कल हमसे नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। अरे कोई बात नहीं, आपको बेस तो पता चल गया ना। एक दो त्योहार मैं आज करवा देता हूं, वो टेक्निक है, उससे जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत वाली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिनका ये बीच में रुक गया है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मुझे पहले ही बता दिया जाता ये सारी चीजें, तो मैं फिर उसी हिसाब से चलता, लेकिन मुझे तो आज बताया गया। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? अरे भाई मैं कह रहा हूं ना, मैं वो कर लूंगा, हम हिस्ट्री से ही शुरू कर लेंगे, ठीक है, ताकि वो झंझट ही खत्म हो जाए। आपका प्राचीन और आधुनिक दोनों छूटे हुए हैं, मध्यकाल हो चुका है आपका, मतलब जिनका दूसरे बैच वालों का। ठीक है, तो अपन हिस्ट्री से शुरू कर लेंगे, उसमें कहां दिक्कत आ रही है। चलिएगा, अब कुछ क्या टाइम हो गया कहीं सर तो नहीं। चलिए, दो तीन हम त्योहार कर सकते हैं। अब टेक्निक देख लीजिएगा, जो कल से नहीं करेंगे वो किसी भी त्योहार में इस तरह की टेक्निक लगा करके वो याद कर सकते हैं, इनको बेस बनाकर। आपको पहला त्योहार याद हो चुका है, जब ये दोनों के कॉमन जो है ना कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं त्योहार वापस यहीं से शुरू कर दूंगा। ठीक है, दुल्हनी, आंसर बोलिए फटाफट से। इसमें किसी को दिक्कत? ये हम याद कर चुके हैं। अगला त्योहार जल्दी से ले लीजिएगा। ये भी है दूसरा नाम इसका, इसको बासुड़ा क्यों कहा जाता है? एक दिन पहला बनाया हुआ खाते हैं, बासी हो जाता है, इसलिए इसको बासुड़ा कहते हैं। ताजा बनाने के लिए किसने मना किया? ताजा बनाओ। एक दिन पहले क्यों बनाते हो आप? देखिए, हर चीज को रटना नहीं है, क्योंकि आपको पर्सनालिटी टेस्ट भी अपना देना है, इसलिए समझ, हर चीज को समझिए, हर चीज को रटने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, ये मंदिर कहाँ है, ये महल कहाँ है, इस तरह का, वो तो रटने वाली चीज है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये बासुड़ा ही क्यों कहा जाता है इसको? आपने कहा बासी हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर निकला इसी में से, बासी क्यों खाते हो, ताजा खाओ। शीतला माता को ठंडे भोजन का भोग लगाते हैं, क्यों? गर्म के लिए मना किया उन्होंने? मना किया है, क्यों मना क्यों किया है? शीतलता पहुंचाने वाली देवी है, ठंडी देवी है, इसलिए इनको हम गर्म भोजन का भोग नहीं लगा सकते। और सुबह भी कितनी सुबह बनाओगे भाई? सुबह 3-4 बजे तो महिलाएं उठ करके जो ना पूजा पाठ करने की तैयारी शुरू कर देती है, नहाना धोना शुरू कर देती है। पुरुष लोगों को बड़ी खड़के से जो ना नींद खराब होती है। अब सुबह कितनी सुबह बनाओगे भाई? गर्म तो रहेगा ही, इसलिए एक दिन पहले बना लेते हैं और अगले दिन तक वो सुबह तक ठंडा हो जाता है और ठंडे भोजन का भोग लगाते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं बास्योड़ा। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड में, महीना और पक्ष दिया हुआ था, तिथि नहीं दी गई थी। मैक्सिमम लोग बाग, मतलब मैक्सिमम नहीं, कुछ लोग बाग इसको गलत भी करके आए थे। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, इसमें आपको क्या मिला? अष्टमी, अष्टमी तो मिल गया। अब
आपको इतना आइडिया होगा कि जब हम होली दुल्हनी मनाते हैं तो उसके बाद शीतलाष्टमी मनाते हैं, ठीक है, और उसके कुछ ही दिन बाद मनाते हैं। आपको नहीं पता कितने दिन बाद मनाते हैं, नहीं पता आपको, ठीक है। अब लेकिन अष्टमी को मनाया जाता है, अष्टमी कह रही है नहीं है, तो अष्टमी कितनी होती है महीने में? 2 बार, एक कृष्ण पक्ष वाली, एक शुक्ल पक्ष वाली। तो चलो हम अगर ये कहें कि साहब शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, मान लीजिए ये शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, तो होली के कितने दिन बाद मनाएंगे आप इसको? होली के कितने दिन बाद आप इसको सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे? 8 दिन बाद। यानी मैथ्स वाकई में सत्यानाशी कर दिया। अरे शुक्ल अष्टमी 15 दिन का तो कृष्ण निकल गया, 15 और 8 23, तो 23वें दिन मनाओगे आप इसको अगर शुक्ल अष्टमी को मनाया तो। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको, और इतना आपको आइडिया रहता है। भाई शीतलाष्टमी सब क्या मनाते हैं, किसी के मनाते नहीं, कोई है ऐसा जिसका नहीं मनाते हो? सब मनाते हैं। तो अब 23 दिन तो लगभग महीना सा हो गया, इतने दिन तो नहीं लगते, इसलिए ये शुक्ल पक्ष में तो नहीं मनाई जाएगी। तो कब मनाएंगे? कृष्ण। तो आंसर क्या हो गया? चैत्र कृष्ण अष्टमी। बात समझ में आ गई आपके? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है। इस दिन एक वृक्ष विशेष की पूजा की जाती है। कौन से वृक्ष की? खेजड़ी वृक्ष की पूजा की। क्वेश्चन पूछा गया था खेजड़ी वृक्ष की पूजा निम्न में से कौन से त्योहार पर की जाती है? उसमें शीतलाष्टमी था ही नहीं। दशहरे, दशहरे पर भी होती है, वहां पे भी देखेंगे, ठीक है, लेकिन यहां पर भी होती है। एक बार दशहरा पूछ लिया, इस बार हो सकता है शीतलाष्टमी पूछ ले, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसमें इस त्योहार में कोई दिक्कत किसी को? इसका सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो कहां लगता है? चाकसू जयपुर। ये सिंपल सी बात है, सबको पता है, ठीक है। अब एक त्योहार जल्दी से और कर लेते हैं, फिर मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूं, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट त्योहार है, अनेक बार पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट इस सेंस में है, घुड़ला या घुड़ल्या। घुड़ला अथवा घुड़ल्या, ये कब मनाया जाता है, कितने लोगों को पता है? बताइए। चैत्र कृष्ण अष्टमी, वो तो शीतलाष्टमी मनाया जाता है। जो कर चुके हैं वो बोलिए, जिन्होंने नहीं किया उनको नहीं पूछ रहा हूं मैं। हाँ जी। महोत्सव नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि घुड़ल्या त्योहार कब मनाया जाता है? गणगौर वाले दिन, यानी चैत्र शुक्ल तृतीया। तुम लोगों ने क्या पढ़ा है? तुम लोग जो ना टीचर को और बदनाम करते हो बिना बात के। जिन्होंने पढ़ा दिया फिर भी तुमने याद नहीं किया, तो फिर मतलब क्या निकला? चलिए अब इसको याद करते हैं। ये एकमात्र त्योहार है हमारा जिसमें 2 त्योहार ऑलरेडी समेटे हुए हैं। बात समझ में आ गई? अगर आपको वो 2 त्योहार याद हैं तो ये त्योहार अपने आप याद हो जाए, रटने की जरूरत नहीं है। और वो दोनों त्योहार आपको याद करने ही करने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बात समझ में आ गई? अब हम देखते हैं उन 2 त्योहार को। तो पहला त्योहार है शीतला अष्टमी, यानी इसकी शुरुआत होती है चैत्र कृष्ण अष्टमी से। बात समझ में आ गई? इसकी शुरुआत कहां से होती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी से, यानी शीतला अष्टमी से इसकी शुरुआत होगी, और यह चलेगा राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध त्योहार तक, जो पूरे भारत में राजस्थान में ही सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, और वो है गणगौर। बात समझ में आ गई आपके? तो यानी कि ये त्योहार कब से कब तक मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। ये हुआ सही आंसर। कोई गणगौर कह रहा है, कोई शीतलाष्टमी कह रहा है, एक दिन थोड़ी मनाएंगे, ये यहां से शुरुआत होती है इसकी मनाने की, और गणगौर तक चलता है। ये बात समझ में आई आपके? याद हो जाएगा। अगर ये दो त्योहार आपको याद हैं तो आपको ये त्योहार याद हो जाएगा, चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है, और ये पूरे राजस्थान में सेलिब्रेट नहीं किया जाता, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में किया जाता है, और वो है आपका मारवाड़ या कह लीजिए जोधपुर। हाँ जी, कुछ कंफ्यूजन?
गणगौर की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं तो घुड़लिया की बात कर रहा हूं। मैं गणगौर की बात नहीं कर रहा हूं, गणगौर तो आगे आएगा, मैं बात कर रहा हूं घुड़लिया की। ठीक है, और ये घुड़लिया त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक कहानी मिलती है जो उपयुक्त समय पे मैं आपको सुनाऊंगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है, घुड़लिया क्या है? घुड़लिया क्या है? आपका क्या आंसर है? छिद्रित मटकी को घुड़लिया कहते हैं। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्टिव होना बहुत जरूरी है। मैं पूछ रहा हूं घुड़लिया क्या है, कोई कह रहा है छिद्रित मटकी है। नृत्य है। अच्छा, घुड़लिया नृत्य है। पहला आपका आंसर होना चाहिए सर, अभी अभी तो आपने बताया घुड़लिया एक त्योहार है, खत्म बात। तो घुड़लिया एक त्योहार ही नहीं है, घुड़लिया एक लोकगीत भी है, घुड़लिया एक लोक नृत्य भी है। तो 3 चीजें हैं घुड़लिया नाम से। घुड़लिया त्योहार पर घुड़लिया नृत्य करते हुए या घुड़लिया गीत गाते हुए महिलाएं घुड़लिया नृत्य करती हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है घुड़लिया क्या है, तो चारों ऑप्शन को देखिएगा, हो सकता है 3 ऑप्शन में दिया हो नृत्य, त्योहार, लोक नृत्य, लोकगीत, और चौथा दिया हो उपयुक्त सभी, और आप जल्दबाजी में पहले पे आंसर लगा के चले आए, ऐसे नहीं। बात समझ में आ गई आपके? तो ये घुड़लिया समझ में आया, रटने की जरूरत पड़ेगी, याद हो जाएगा। बस एक ही त्योहार है जिसको हमने इस टेक्निक से याद किया है कि घुड़लिया अपने अंदर 2 त्योहारों को समेटे हुए है। बात समझ में आ गई आपकी? चलिएगा।